शर्त लगा सकता हूं आपको उस खौफ के बारे में पता नहीं होगा जो इस जंगल में छिपा था। अगर नहीं तो आपको यह देखना चाहिए। यह नाम दक्षिण भारत के जंगलों में गूंजता था। वीरप्पन किस्सों में, कहानियों में, बुरे सपनों की तरह 20 सालों से भी ज्यादा समय तक उसने घने जंगलों पर राज किया। एक खूंखार शिकारी जो डर पर ही शिकार करता था। वो एक शिकारी था, एक तस्कर, एक अपहरणकर्ता, एक हत्यारा। वो था वीरप्पन, डाकुओं का राजा। वीरप्पन के आतंक का राज 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला था। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमाओं पर फैले जंगल उसके इलाके थे। वो साया की तरह घूमता था, हमेशा पुलिस से एक कदम आगे। उसके नाम से ही गांव वालों और अफसरों दोनों के ही दिलों में खौफ आ जाता था। वो जंगल का महारथी था। उसे हर रास्ता जुबानी याद था। इस कारण उसे पुलिस पर हमेशा शिकंजा रहता था। जंगल की उसकी जानकारी और मुखबिरों का उसका जाल उसे और मजबूत बनाता था। सालों तक उसने बेखौफ होकर काम किया। हर दिन उसकी कहानी और आतंक बढ़ता गया। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जंगल को अपना घर बना लिया और कानून को चुनौती दी। क्या मैं अकेला हूं जिसे वीरप्पन की कहानी नहीं पता थी? या आप भी हैं? वीरप्पन की कहानी शुरू हुई गोपीनाथम गांव से, जो कि जंगल के बीचों बीच बसा था। गरीबी में जन्मे वीरप्पन ने जंगल के तरीके बचपन से ही सीख लिए थे। उसने छोटे मोटे शिकार से शुरुआत की। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार करता था। इसी गैर कानूनी धंधे ने उसे अपराध की दुनिया से रूबरू कराया। अपनी क्रूरता के कारण वो बहुत जल्दी अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया। भ्रष्ट अधिकारियों से उसका सामना हुआ, जिसने उसे और स्ट्रांग बना दिया। जैसे जैसे उसका इलीगल एम्पायर बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी बदनामी भी बढ़ती गई। वीरप्पन का गैर कानूनी धंधा सिर्फ शिकार तक ही सीमित नहीं था। उसे जल्द ही चंदन की स्मगलिंग में भारी मुनाफे की संभावना दिखाई दी। चंदन एक सुगंधित लकड़ी जिसका उपयोग इत्र और अगरबत्ती बनाने में किया जाता है, उन जंगलों में बहुतायत में पाई जाती थी जहां उसका राज था। वीरप्पन ने जल्द ही चंदन के गैर कानूनी व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। आपको शायद पुष्पा फिल्म की याद आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इससे उसे बहुत दौलत और ताकत मिली, जिससे वो उस इलाके में बहुत बड़ा खतरा बन गया। वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी नहीं था। जंगल और उसके आसपास रहने वाले गांव वालों के लिए वो एक जटिल इंसान था। उससे लोग डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। वो उनसे पैसे ऐंठता था और उनकी जान को खतरा भी था, लेकिन वो उन्हें रोजगार भी देता था और दूसरे खतरों से भी बचाता था। वीरप्पन ने खुद को रॉबिन हुड जैसा दिखाने की कोशिश की, जो गरीबों और दबे कुचले लोगों का रक्षक था। वो अक्सर अपने गैर कानूनी तरीके से कमाए हुए पैसों का कुछ हिस्सा गांव वालों को बांट देता था। वीरप्पन के आतंक का राज चरम पर तब पहुंचा जब उसने साल 2000 में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया। राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक सांस्कृतिक प्रतीक थे। कर्नाटक में लाखों लोग उन्हें पूजते थे। उनके अपहरण से पूरे राज्य और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई, जिससे सरकार पर उनकी रिहाई के लिए भारी दबाव बन गया। यह अपहरण एक सोची समझी साजिश थी। वीरप्पन, जो हमेशा अपनी बदनामी और सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने की कोशिश में रहता था, उसने राजकुमार को सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा। उसने अभिनेता को जंगल की गहराइयों में बंधक बना लिया और अधिकारियों के खिलाफ अपनी शक्ति के खेल में उसका इस्तेमाल मोहरे की तरह किया। अपहरण ने राज्य को अराजकता में धकेल दिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें राजकुमार की सकुशल वापसी की मांग की जा रही थी। फिल्म उद्योग ठप हो गया। अभिनेता और फिल्म निर्माता बाहर निकलने से डरते थे। भारी दबाव में सरकार को डाकू से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बरसों तक वीरप्पन पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स
यानी एसटीएफ का गठन किया, लेकिन हर बार वीरप्पन उन्हें चकमा देकर निकल जाता था। घना जंगल, इलाके की वीरप्पन को अच्छी जानकारी और मुखबिरों का उसका नेटवर्क, ये सब उसे पकड़ना बहुत मुश्किल बना रहे थे। एसटीएफ ने उसे पकड़ने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। उन्होंने हवाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया, खोजी कुत्तों को लगाया और यहां तक कि जंगल से परिचित आदिवासियों को भी भर्ती किया। उन्होंने उसे पकड़वाने वाली जानकारी के लिए भारी इनाम की पेशकश की, लेकिन वीरप्पन फिर भी पुलिस की पकड़ से दूर रहा। इतनी कोशिशों के बावजूद वीरप्पन हमेशा एक कदम आगे ही रहता था। वो एसटीएफ की हरकतों की जानकारी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था, घात लगाता था और फिर जंगल में गायब हो जाता था। पकड़े जाने से बचने की उसकी ये काबिलियत उसकी रहस्यमय छवि को और बढ़ाती थी, जिससे वो अजेय लगता था। सालों तक पीछा करने के बाद अधिकारियों ने वीरप्पन को घेर ही लिया। यह एक सोची समझी योजना थी, जिसमें महीनों तक खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई। आखिरी कार्यवाही में वीरप्पन को उसके जंगल के गढ़ से बाहर निकालने की योजना बनाई गई। एसटीएफ के लोग एम्बुलेंस कर्मचारियों के भेष में वीरप्पन के ठिकाने के पास पहुंचे। जैसे ही वीरप्पन और उसके आदमी एम्बुलेंस के पास पहुंचे, एसटीएफ ने अपना जाल बिछा दिया। एक भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। चारों तरफ गोलियों की आवाज और बारूद की गंध फैल गई। जब धुआं छंटा तो वीरप्पन मरा हुआ पड़ा था। उसका आतंक का राज खत्म हो गया था। वीरप्पन की मौत पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जहां बहुत से लोगों ने उसके आतंक के अंत का जश्न मनाया, वहीं कुछ लोगों ने एक ऐसे नायक को खोने का शोक मनाया जो एक दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। उसकी विरासत जटिल और विवादित बनी हुई है, जो उस क्षेत्र की गहरी जड़ें जमाए सामाजिक आर्थिक समस्याओं की याद दिलाती है। उसकी मौत ने एक युग का अंत तो कर दिया, लेकिन उन मूलभूत समस्याओं को नहीं मिटाया जिनकी वजह से वो इतना बड़ा बन पाया था। गरीबी, भ्रष्टाचार और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का शोषण उस क्षेत्र में फैला रहा। वीरप्पन की कहानी इन मुद्दों की अनदेखी के परिणामों की एक कटु याद दिलाती है। वीरप्पन के जीवन और मृत्यु ने कानून प्रवर्तन में खामियों और व्यवस्था के भीतर गहरे भ्रष्टाचार को उजागर किया। इसने अधिकारियों को संगठित अपराध से निपटने के लिए अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया, खासकर दूर दराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में। रहस्य और हिंसा में डूबा वीरप्पन का जीवन लोगों की कल्पनाओं को अपनी गिरफ्त में लेता था। वो अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और फिल्मों का विषय बन गया। हर कोई वीरप्पन की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें एक क्रूर हत्यारे, एक चालाक रणनीतिकार और एक नायक के रूप में चित्रित किया गया था, जिसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में रोमांटिक और पौराणिक बना दिया गया था। उनका असाधारण व्यक्तित्व, जंगल पर उनकी महारत और उनके दुस्साहसी अपराधों ने उन्हें फिल्म निर्माताओं के लिए एक आकर्षक विषय बना दिया। उनकी कहानी, जिसमें शक्ति, भ्रष्टाचार और बदले की थीम थी, ने दर्शकों को अपनी ओर खींचा, जिससे वो एक सांस्कृतिक घटना बन गए। वीरप्पन की कहानी एक सीख देने वाली कहानी के रूप में काम करती है, जो अनियंत्रित शक्ति के खतरों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के शोषण पर प्रकाश डालती है। उनका जीवन और मृत्यु एक ऐसा लेंस बन गया, जिसके माध्यम से लोगों ने उस क्षेत्र की जटिल सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं की जांच की। वीरप्पन की मौत ने भारत में अपराध के इतिहास में एक युग का अंत कर दिया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चले उनके आतंक के राज ने उस क्षेत्र और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी, हकीकत और कल्पना का मिश्रण आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है, जो मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष और मिथकों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। वीरप्पन भले ही चला गया, लेकिन जिन परिस्थितियों ने उसे सत्ता में आने दिया, वो आज भी कायम है।
गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार आज भी उस क्षेत्र को तबाह कर रहे हैं। जब तक इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक डाकुओं का राजा वीरप्पन का साया लोगों की सामूहिक स्मृति में मंडराता रहेगा। वीरप्पन की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि जंगल कई रहस्यों को समेटे हुए है। यह सुंदरता और खतरे दोनों का स्थान है, जहां इंसान और जानवर के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है और जहां किंवदंतियां पैदा होती हैं और पेड़ों की मोटी छतरी के नीचे दफन हो जाती हैं।